तो दोस्तों वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत कैसे उत्पन्न होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ वैद्युत रसायन पढ़ने से पहले यहाँ के क्लास 10th की केमिस्ट्री का जो चैप्टर 4 था रेडॉक्स रिएक्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए। तो आप लोगों ने वो नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप लोग समझिए। तो देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं, उपचयन। इसे ऑक्सीडेशन इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में उपचयन कहते हैं। तथा अपचयन यानी रिडक्शन दोनों एक साथ हो तो उसे रेडॉक्स रिएक्शन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीकरण यानी उपचयन तथा अपचयन दोनों एक साथ हो तो क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया यानी उसका उदाहरण देखिए, जेडीएन प्लस CuSO4 गिव्स क्या मिलेगा, ZnSO4 प्लस Cu। तो दोस्तों जिंक यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 2+ हो गया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीकरण संख्या 2+ हो गया, यानी यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया, यानी उपचयन हो गया। यहाँ पर जिंक का जिंक प्लस में उपचयन ऑक्सीडेशन हो गया। और यहाँ CuSO4+2 था, यहाँ पर Cu 0 हो गया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, यानी रिड्यूस हो गया। इस कारण रिडक्शन यानी अपचयन होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ रेडॉक्स रिएक्शन क्लियर है, इसके सारे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों दूसरा टॉपिक है वैद्युत रासायनिक सेल। अब कायदे से देखा जाए तो चैप्टर यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से चैप्टर शुरू होता है। यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम से कम 1 या 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो देखिए वैद्युत रासायनिक सेल कितने प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 प्रकार के होते हैं। पहला है वोल्टी सेल या गैल्वेनी सेल, यानी कि वोल्टी गैल्वेनी सेल। इसमें आप ये लेकर ये कह सकते हैं या ये कहकर ये कह सकते हैं। दूसरा क्या है, वैद्युत अपघटनी सेल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बस वोल्टी या गैल्वेनी सेल के बारे में पढ़ेंगे। वैद्युत अपघटनी सेल लास्ट में पढ़ाएंगे दूसरे वीडियो में। वोल्टी गैल्वेनी सेल बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसको समझने के लिए बहुत ही लंबा लेक्चर लेना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम लोग 15 मिनट में कवर करेंगे। तो देखिए वोल्टी गैल्वेनी सेल क्या है। पहला क्या है, स्वतः प्रवर्तित, यानी स्वतः प्रवर्तित जिसमें करंट अपने से हमें मिलेगा, जिसमें केमिकल रिएक्शन होकर करंट हम लोगों को मिलेगा, उसे स्वतः प्रवर्तित अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा क्या है, ये सेल रेडॉक्स रिएक्शन में मुक्त होने वाली ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। रेडॉक्स अभिक्रिया हम लोगों ने पीछे ही पढ़ा है, उसमें जो एनर्जी ऊर्जा रिलीज होगी उसे वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है वोल्टी गैल्वेनी सेल। तो देखिए यहाँ पर भी इसे भी समझ लीजिए, वैद्युत अपघटनी सेल क्या है, यह स्वतः अप्रवर्तित है। स्वतः अप्रवर्तित का मतलब जिसमें करंट हम लोगों को देना होगा तब रिएक्शन होगी। ये सेल वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, यानी इसमें वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। तो हमारा आज का टास्क है वोल्टी या सेल या गैल्वेनी सेल। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। यह एक प्रकार का वैद्युत रासायनिक सेल है, यह एक प्रकार का वैद्युत रासायनिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो किसी स्वतः होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। पीछे ही हम लोगों ने पढ़ा तो इस पर ज़्यादा चर्चा करने वाली बात नहीं है। यह एक रासायनिक सेल है, यह स्वतः होती है, मतलब करंट हम लोगों को मिलेगा, रिएक्शन अपने आप हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसका क्या है, दूसरा पॉइंट है स्वतः प्रवर्तित अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेल्टा जी निगेटिव होता है, स्वतः होगी तो निगेटिव, कॉमन सी बात है, निगेटिव हो गई। अब करंट हम लोगों को मिलेगा, रिएक्शन अपने आप होगी। दूसरा पॉइंट क्या है, निम्न युक्ति में स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया की किप्स ऊर्जा वैद्युत कार्य में बदलती है, जिसे हम, तो दोस्तों आगे देखते हैं, जिसे हम के बाद मोटर, हीटर, पंखा, गीजर आदि को चलाने में प्रयोग किया जा सकता है। तो देखिए इसका बनावट कैसा होगा। पहले 2 बीकर लेंगे, 2 पात्र लेंगे, एक में ZnSO4 का एक्वस जली विलयन भरेंगे, दूसरे में हम लोग CuSO4 का एक्वस दूसरा जली विलयन लेंगे। इसमें 2 इलेक्ट्रोड को गाड़ेंगे, जिसमें एक जिंक की छड़ होगी, एक कॉपर की छड़ होगी। तो देखिए इसमें से हम लोग एक तार ले जाते हैं, बल्ब लगा देते हैं, यहाँ कुंजी लगा देते हैं, वोल्टमीटर लगा देते हैं या एमीटर, आप जो चाहे लगा सकते हैं वैद्युत को नापने के लिए। यहाँ से इसमें कॉपर की छड़ तक हम लोग तार जोड़ देते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें जो ZnSO4 है वो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करेगा तो बल्ब बढ़ने लगेगा और इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे यहाँ पर आएंगे। थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर जिंक सॉलिड यहाँ पर इकट्ठा होने लगेगा और थोड़ी देर बाद बल्ब बुझ जाएगा। तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि ऐसे तो काम नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने दूसरा प्रयोग कैसे किया, उसमें हम एक लवण सेतु यानी सॉल्ट ब्रिज को जोड़ दिया एक पात्र से दूसरे पात्र में। यह उल्टा यू आकार का होता है। इसमें अगर जेली भरा होता है प्लस KCl पोटेशियम क्लोराइड की NO3 पोटेशियम नाइट्रेट जैसा लवण भरा रहता है, जो कि जिंक से Cl को यहाँ पर K+ चला जाएगा, यहाँ पर Cl-,
तो इन दोनों के बैलेंस को बनाए रखता है, जिस कारण ये बल्ब जलता रहता है। आई होप आपका फिगर क्लियर होगा। यहाँ पर ट्रिक से समझने के लिए लोन ले लीजिए और यहाँ पर रेड कैट। लोन्स यानी ऑक्सीडेशन एनोड पर होगा, जो एनोड होता है वो नेगेटिव होता है, और रिडक्शन रिडक्शन यानी अपचयन एक कैथोड होगा। अब इसका रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। देखिए एनोड पर क्या रिएक्शन है और कैथोड पर क्या रिएक्शन है। देखिए एनोड नेगेटिव होता है, यहाँ पर जिंक है, तो जिंक सॉलिड था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ करके 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Zn2+ बना लिया, और Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन ले करके Cu सॉलिड बना दिया। तो दोस्तों रिएक्शन यही 2 है। और वोल्टी सेल का उदाहरण क्या है? वोल्टी सेल का उदाहरण देखिए आप लोग। पहला निकिल है, सिल्वर है, यानी एनोड पर निकिल ले लेंगे, जितने इधर हैं सब एनोड साइड हैं, और इधर जितने हैं वो कैथोड हैं, यानी निकिल एनोड है, सिल्वर कैथोड है, क्रोमियम एनोड है, लेड कैथोड है, जिंक और कॉपर, जिंक एनोड है और कॉपर कैथोड है। डैनियल सेल यही दोनों होंगे तब डैनियल सेल कहलाएगा। आई होप आप लोगों का फिगर क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए क्या है आगे है, अर्ध सेल अभिक्रिया या रेडॉक्स युग्म। 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स में। तो देखिए अर्ध सेल अभिक्रिया क्या है? Zn सॉलिड था, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Zn2+ बना लिया, एक्वस विलेन। अब देखिए यह क्या है? उपचयन, यानी जिंक सॉलिड से 0 से 2+ हुआ, यानी बढ़ा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, तो यह क्या हुआ? उपचयन, यानी ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक को ही उपचयन कहते हैं, उपचयन अर्ध अभिक्रिया। दूसरा क्या है? Cu2+, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, Cu सॉलिड बना लिया, ये क्या है? अपचयन। 2+ था, यहाँ पर 0 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया, तो यह अपचयन अर्ध अभिक्रिया है। बस अर्ध सेल अभिक्रिया यही है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके जिंक 2+ बना रहा है, और Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन ले करके Cu सॉलिड बना रहा है। अब इसका नेट सेल अभिक्रिया देखते हैं। यह भी 1 या 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, आप लोग इसे बिल्कुल बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, नेट सेल अभिक्रिया क्या है? जिंक सॉलिड, जिंक 2+ का बन रहा था जब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा, और Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu सॉलिड बनाया। अब इन दोनों रिएक्शन को जोड़ देते हैं, राइट साइड के जोड़ देंगे और लेफ्ट साइड को जोड़ देंगे। तो देखिए इसको जोड़िए, जोड़ने पर जिंक सॉलिड, कॉपर 2+ एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जिंक 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन और Cu सॉलिड। अब इन दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, और बचा क्या? जिंक सॉलिड, कॉपर एक्वस, और इधर क्या बचा? जिंक 2+ एक्वस और कॉपर सॉलिड। यही है हमारा नेट सेल। ये है हमारा नेट सेल अभिक्रिया। आई होप नेट सेल अभिक्रिया क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। लोअर सेतु के कार्य भी इंपॉर्टेंट है। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों को हम बता दे रहे हैं, आप लोग इसे लर्न कर लीजिए। लोअर सेतु के कार्य, वर्क ऑफ सॉल्ट ब्रिज। देखिए ये कहाँ लगा था? वो दोनों बीकर में लगा था, जो वैद्युत उदासीनता को बनाए रखता था। तो इसका पहला पॉइंट क्या है? दोनों वैद्युत अपघट्यों की वैद्युत उदासीनता बनाए रखने में सहायता करता है। दोनों वैद्युत अपघट्य जो थे उनको उदासीनता बनाए रखने में सहायता करता है लोअर सेतु। दूसरा पॉइंट क्या है? आंतरिक परिपथ को पूरा करता है, यानी सेल परिपथ को पूरा करता है, जितनी दूरी है उसको पूरा करता है। एक अर्ध सेल के विद्युत अपघट्य को दूसरे अर्ध सेल के विद्युत अपघट्य में जाने से रोकता है। एक अर्ध सेल के एक बीकर से दूसरे बीकर में विद्युत अपघट्य को जाने से रोकता है। लोअर सेतु के कार्य इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बार बार बता रहे हैं, लर्न कर लीजिए। और दूसरा क्या है? वैद्युत रासायनिक सेल का निरूपण। अब हम लोग बार बार वो फिगर तो नहीं बनाएंगे, जो बीकर था, लोअर सेतु था, एनोड था, कैथोड था, जिंक सॉलिड, जिंक सल्फेट, वो हम लोग नहीं बनाएंगे। तो उसके स्थान पर हम लोगों ने संक्षिप्त समीकरण क्या दिया है, जिसे कहते हैं सेल का निरूपण, वैद्युत रासायनिक सेल का निरूपण। यहाँ पर जिंक सॉलिड था, जिंक 2+ एक्वस बन रहा था, ये क्या है? लोअर सेतु है, इसे याद रखिए, लोअर सेतु है। उसके बाद Cu2+ का बन रहा था, Cu2+ जब 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो जब 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो Cu सॉलिड बन गया। तो देखिए Zn से Zn2+ बना, Cu2+ से Cu सॉलिड बना। तो यहाँ पर उपचयन हुआ, उपचयन एनोड पर होता है, पीछे ही हम लोगों ने पढ़ा। बीच में लोअर सेतु है और अपचयन है, 2+ से 0 पे गया, यानी रिड्यूस हुआ, इस कारण अपचयन कैथोड पर होता है। अब इलेक्ट्रोड विभव छोटा सा टॉपिक है, सेल विभव भी छोटा सा टॉपिक है, इसे पढ़ लीजिए। देखिए क्या है? साम्यावस्था में, साम्यावस्था मतलब कोई रिएक्शन अटक गई है, इससे ही साम्यावस्था कहते हैं। कोई रिएक्शन जितना बन रही है उतना ही वापस हो रही है, उसे ही साम्यावस्था कहते हैं। साम्यावस्था में वैद्युत अपघट्य एवं इलेक्ट्रोड के बीच उत्पन्न विभवांतर, यानी विभवांतर। दूसरा टॉपिक है सेल विभव। तो सेल विभव देखिए, सेल विभव क्या है? देखिए वोल्टी सेल के दोनों अर्ध सेलों या इलेक्ट्रोडों के बीच मौजूद विभवांतर। जो वोल्टी सेल था, जो फिगर था, उसमें दोनों अर्ध सेलों
के इलेक्ट्रोडों के बीच मौजूद विभवांतर यानी V/Q, यानी विभवांतर क्या है W/Q वर्ग, और अब इसके अनुपात में होता है। इलेक्ट्रोड विभव के माप की निर्भरता, धातु की प्रकृति, पहला क्या है, इन एक मार्क्स में पूछा जा सकता है। पहला क्या है, धातु की प्रकृति। इलेक्ट्रोड विभव के माप की निर्भरता किस किस पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रोड विभव, पहला धातु की प्रकृति पर, दूसरा है विलयन में आयनों की सांद्रता पर, मोलरता मोलंश इस पर, और तीसरा है तापमान पर, टेम्परेचर पर। तीसरा क्या है, टेम्परेचर पर। आई होप इलेक्ट्रोड विभव तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब अधिकतर फार्मूलाज हैं इस चैप्टर में। अब फार्मूला का कैसे है उसको डेरिवेशन करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो देखिए फार्मूलाज सभी देखते हैं। अब मानव इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसे पढ़िए। देखिए, यदि किसी अर्धसेल में धातु की छड़ 1 मोलर सांद्रता के विलयन में 298 केल्विन ताप पर रखी हो तो इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 कहलाता है। देखिए यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर फिक्स है और मोलरता भी फिक्स है, 1 मोलर सांद्रता। इसमें देखिए इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को E से दर्शाते हैं। मानव इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसे E0 से, इसे नॉट कहते हैं, E0 से दर्शाते हैं। तो देखिए मानव मॉड क्या है, मॉड मानव ऑक्सीकरण विभव बराबर होगा मानव अपचयन विभव के। इसको देखिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जब मॉड हटेगा तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो माइनस हो जाएगा, रिडक्शन है क्योंकि रिडक्शन हो जाएगा, माइनस हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा पॉइंट लिखा है, IUPAC के अनुसार मानव अपचयन विभव ही मानक इलेक्ट्रोड विभव है। इसको जैसे जिंक सॉलिड है, जिंक 2+ का बन रहा था जब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके जिंक 2+ बन रहा था। अब इसको ऐसे नहीं करेंगे, अब मानव अपचयन विभव ही मानक इलेक्ट्रोड विभव है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, Zn2+ से Zn सॉलिड होगा। ऐसा होता नहीं है, लेकिन IUPAC के अनुसार ऐसा माना गया है, साइंटिस्टों के अनुसार, लेकिन होता है ऐसा कभी नहीं होता जिंक 2+ से जिंक बनेगा, ऐसा नहीं। जिंक सॉलिड से जिंक 2+ से जिंक सॉलिड कभी नहीं बनता, जिंक सॉलिड से जिंक 2+ बन सकता है। इसका मतलब क्या है, IUPAC के अनुसार मानक अपचयन विभव ही मानव इलेक्ट्रोड विभव है, मतलब इसकी बात कर रहा है। तो देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, अकेले अर्धसेल के विभव का मापन नहीं किया जा सकता है। हम केवल 2 अर्धसेलों के विभव के अंतर को माप सकते हैं, यानी कि 2 अर्धसेलों के विभव के अंतर को माप सकते हैं। इसके लिए हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नामक अर्धसेल का उपयोग करते हैं, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं। ये अगला टॉपिक है, इसे समझिए। देखिए अगला टॉपिक, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE के लिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 हो व स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी 0 हो तो इसका मोड क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। जब ये 0 है तो दोनों बराबर ही होंगे, सीधी सीधी बात है। इसका सेल निरूपण कैसे करेंगे, हम लोगों ने वोल्टी सेल का सेल निरूपण किया था, उसे संक्षिप्त में कैसे दर्शाएंगे। अब इसको कैसे संक्षिप्त में दर्शाएं, सेल निरूपण कैसे करेंगे इसको। तो देखिए पहला यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा। देखिए ये प्लेटिनम है, ये हाइड्रोजन गैस है, ये ऐसे हुआ और ये H+ इक्वस 1 मोलर सांद्रता, यानी फिक्स है, मोलरता ऐसे फिक्स कर दिया गया है, सांद्रता को फिक्स कर दिया गया है, और टेम्परेचर भी 298 केल्विन फिक्स है। यहाँ क्या होगा, प्लेटिनम पे रखी है, इसका फिगर देखेंगे आप लोग तो समझ में आएगा, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिगर के चक्कर में। देखिए प्लेटिनम धातु से हाइड्रोजन रखा होता है, और देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर 0 था, यहाँ पर प्लस हो गया, तो क्या हुआ, उपचयन, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो उपचयन हो गया, और ये क्या है, अर्धअभिक्रिया। सेल निरूपण करना है तो अर्धअभिक्रिया आएगा। और यहाँ पर क्या है, इसका उल्टा है, H+ इक्वस 1 मोलर सांद्रता। अब क्या होगा, H2 गैस बनेगा और प्लेटिनम एक बार दाब पर, मतलब दाब प्रेशर एक बार पे होगा। यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर 0 हो गया, तो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, प्लस से 0 हो गया, प्लस था 0 हो गया, रिड्यूस हो गया, यानी अपचयन अर्धअभिक्रिया है। अब देखिए इसके सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया है, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। इसे कैसे लिखते हैं, कैथोड पर अपचयन होता है तो ई अपचयन माइनस ई उपचयन। अब उसको और कैसे लिख सकते हैं, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, 3 अक्षर RED OXI।
तो देखिए नोट ई नॉट सेल का मान 1.1 वोल्ट होता है, ये लर्न कर लीजिए। वोल्टी सेल के लिए, डेनियल सेल के लिए ई नॉट सेल का वैल्यू 1.1 वोल्ट होता है। अब परीक्षा में आए या ना आए, लेकिन वोल्टी सेल होगा तो ई नॉट सेल की वैल्यू 1.1 वोल्ट होगी। अब देखिए नर्स्ट समीकरण से ईएमएफ ज्ञात करना। तो देखिए इसका फॉर्मूला बस लिखा गया है, तो यही देखिए ई सेल बराबर क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग एनोड अपॉन कैथोड। तो देखिए नर्स्ट समीकरण में से साम्य स्थिरांक, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल आ सकते हैं। इस अब देखिए नर्स्ट समीकरण पे साम्य स्थिरांक अभिक्रिया भागफल क्यों ही साम्यावस्था पर केसी साम्य स्थिरांक बन जाता है। जो केसी है 11th का टॉपिक है। जैसे उदाहरण में समझिए, देखिए क्यों क्या है, क्यों कैसे लिखेंगे, अभिक्रिया भागफल है। देखिए यहाँ पर सी के पावर सी, ये छोटा सी, और डी के पावर डी अपॉन का हो जाएगा अभिकारक बटे उत्पाद होगा। तो देखिए उत्पाद बटे अभिकारक होगा, उत्पाद बटे अभिकारक होगा। तो उत्पाद क्या है, सी अपॉन सी के पावर सी और डी कैपिटल डी के पावर स्मॉल डी अपॉन कैपिटल ए के पावर स्मॉल ए, कैपिटल बी के पावर स्मॉल बी। क्यों है, और केसी कैसे होगा, केसी देखिए सी की पावर स्मॉल सी, डी की पावर स्मॉल डी, ये क्या है, इक्विवेलेंट है, साम्य पर है। मतलब किसी क्या होता है, साम्य पर होता है। और यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये भी इक्विवेलेंट है, यहाँ ई क्यों लिखा जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नॉर्स्ट समीकरण। ये इस पर न्यूमेरिकल इस चैप्टर में क्वेश्चन बनेगा, तो नॉर्स्ट समीकरण पे ही बनेगा क्वेश्चन अधिकतर। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू। अब देखिए इसका पॉइंट क्या है, यह समीकरण तापमान, सेल विभव एवं धातु आयनों की सांद्रताओं के बीच संबंध स्थापित करता है। यानी कि तापमान के बीच, सेल विभव के बीच, धातु के बीच आयनों की सांद्रता यानी मूलतः तापमान, टेम्परेचर, सेल विभव एवं धातु आयनों की सांद्रता के बीच संबंध स्थापित करता है। आई होप नॉर्थ समीकरण क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जो नॉर्थ समीकरण में ये आर टी क्या है, आर क्या है, टी क्या है, एन क्या है, एफ क्या है, एल एन क्यू तो आप लोग पीछे ही पढ़े, अभिक्रिया भागफल इसे समझते हैं, ये सब क्या है, आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू। तो आइए देखते हैं। यहाँ ई सेल क्या है, किसी भी तापमान टी व किसी सांद्रता यम पर सेल विभव ई सेल है। ई नॉट सेल क्या है, मानक सेल विभव है। और आर क्या है, गैस नियतांक है। टी क्या है, तापमान है। एन क्या है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन्स के मोलों की संख्या। एफ क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर आवेश। क्यों क्या है, अभिक्रिया भागफल। तो देखिए आप लोग देख लीजिए और समझ लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया की गिव्स ऊर्जा डेल्टा जी माइनस डब्ल्यू के बराबर होगा। डेल्टा जी माइनस डब्ल्यू के बराबर होगा। इसको समीकरण पहला मानते हैं, इसे आप लोग समझिए। अब हम सीधा फॉर्मूला पे आ रहे हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो देखिए डेल्टा जी माइनस एन एफ ई सेल होगा। एफ क्या होगा, ये फिक्स होता है 96500 कूलाम, ये एफ की वैल्यू है। और डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, क्योंकि जी नॉट है तो ई नॉट सेल हो जाएगा। यहाँ जी था, ई सेल हो गया। यहाँ भी एफ की वैल्यू 96500 कूलाम होगा। अब मानक परिस्थितियों में नॉट समीकरण का फॉर्मूला क्या था, आप लोग कमेंट कर बताइए। यहाँ पर आप लोगों को देखिए, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एल एन क्यू। यहाँ टी टेम्परेचर फिक्स रहेगा 298 केल्विन। आर क्या है, आर आप लोगों का क्या है, आप लोगों ने नॉट समीकरण में देखा है, गैस नियतांक है 8। ये गैस नियतांक 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल है। और एफ क्या है, एफ आप लोग का 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर आवेश, तो 96500 कूलाम प्रति मोल होता है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे एक फार्मूला भी आया। इस चैप्टर में जितने फार्मूलाज हैं आप लोग इसे एक कॉपी पर नोट कर डेली लर्न करिए, बिल्कुल ही पेपर तक आते आते क्लियर हो जाएगा। तो ई सेल बराबर क्या है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 क्यों अभिक्रिया भागफल है। एन क्या है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की मोलों की संख्या है। अब देखिए मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या है, यहाँ पर भी देखिए समझने वाली बात है, आप लोग इसे समझिए, पक्का समझ में आ जाएगा। देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा जी नॉट माइनस बराबर माइनस आर टी एल एन के सी साम्यावस्था इक्विवेलेंट होगा, अभिक्रिया भागफल के जैसा होगा के सी। अब
इसका हम लोग पार्ट 2 लाएंगे। इस चैप्टर पहला चैप्टर के लिए पहले चैप्टर में 2 पार्ट हैं। एक पूरा नॉर्थ समीकरण गिव्स मुक्त ऊर्जा, वोल्टी सेल, गैल्वेनी सेल, इलेक्ट्रोड भी यही सब पर था। अब आएगा प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोधकता, चालर मूलकता, कोलराउस का नियम, ये सब नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे पार्ट 2 में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक अवश्य करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 में, जो कि है प्रतिरोधकता से शुरू होगा, प्रतिरोध से, रेजिस्टेंस से। तब उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे। तब तक के लिए बाय।